उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक कड़वी दवाई है पढ़ाई, इसको जो पी लिया वो ठीक हो जाएगा, बहुत ही कड़वी। और पढ़ाई किसी को पसंद नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि वर्तमान समय की जो शिक्षा भी है, वर्तमान समय पहले बड़ा मजा आता है जब हम मेढक की तरह टर्न करते थे तो पढ़ने में मजा आता, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है बोझ नहीं है। लेकिन जब से अंग्रेजी सिस्टम आया तब से पढ़ाई धीरे धीरे बोझ होना शुरू हुआ। बच्चे इसमें इंटरेस्ट पैदा ही नहीं कर पाते। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे थोड़ा सा कर ले जाते हैं, जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वजह ये होती है कि उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। और हमारे यहाँ एक प्रेशर होता है, जो ग्रामीण समाज होता है, एक प्रेशर होता है, क्योंकि माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, समाज सोसाइटी में इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ पे प्रमोशन कम होता है, डिमोशन ज़्यादा होता है, टांग खींचने वाली ज़्यादा होती है। जैसे केकड़े होते हैं, केकड़ों का क्या होता है काम कि एक बाल्टी में रख दो केकड़ों, तो एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जो अन्य केकड़े हैं उसका टांग पकड़ के खींचेंगे। तो वर्तमान समय का जो हमारा समाज है कुछ ऐसा ही केकड़े की तरह बिल्कुल। आप जब आगे बढ़ोगे तो फलाना के लड़का, फलाने की लड़की, ये वो तमाम तरह के जो है कि आपके ऊपर जो है कि बंधन। और समाज इस मामले में एक तो से देखा जाए तो कुत्ता, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, उसकी बातों पे अगर आप ध्यान दिए तो अपने आप को ही आप डिस्टर्ब करो। समाज एक तरह से क्या होता है, कुत्ता होता है। अगर उसकी बातों पे ध्यान दिए तो आप परेशान हो। उसका काम क्या है, अगर रोटी फेंकोगे यानी उसको खिलाओगे पिलाओगे तो आपको जो है कि आपके पीछे पीछे दौड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही जो है कि विपरीत परिस्थिति आपकी होगी वही आपको काट खाने के लिए तैयार है। तो समाज की बातों पे बिल्कुल ध्यान ही मत दो, केवल और केवल किस चीज पे ध्यान दो, अपने टारगेट। आपका टारगेट जो है, बता रहा हूँ बार बार, आपने जो भी अभी तक पढ़ाई कर रखी है, जो भी आपने पढ़ाई की है, अगर आज से भी आप शुरू करते हो, आज से जिसको बोलते हैं, तो 6 से 8 महीने अपने आप को दे दो, एकदम बेसिक से शुरुआत 6 से 8 और आपकी चीजें होती है। 6 से 8 महीने लगातार आप जो है मैथ लगाओ, 6 से 8 महीने लगातार इंग्लिश पे काम करो, 6 से 8 महीने रीजनिंग पे काम करो, 6 से 8 महीने जीएस पे काम करो, 6 से 8 महीने आपका, और थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आपने बांट के दिया, ठीक है, तो आपकी चीजें होना आसान। बार बार कहता हूँ कि जो गांव के बच्चे होते हैं, जो शहर में बच्चे जाके गांव से जाके शहर में पढ़ रहे हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वजह क्या है, इनका पूरा टाइम बचा हुआ होता है, इनका पूरा टाइम बचा। लेकिन उनके पास क्या है, एक तो जो है कि हर महीने पैसे का प्रेशर, 12 से 15 हज़ार रुपये इसका प्रेशर कि घर वालों से मांगना है, यार दोस्तों के बीच में रहना है, तो स्टेटस में जो है मेंटेन करके चलना है, भाई सबको चाय पिलानी है या चाय पीना है, आज उसका पिए तो कल उसको पिलाओगे भी, वो भी एक स्टेटस मेंटेन करना है। तीसरा, कोचिंग का भी समय आपको निकालना है, 3 घंटे 4 घंटे आपने कोचिंग का भी समय निकाला। उसी में घर से आप दूर हो तो आपको एक जो है कोई अच्छा सा पार्टनर भी चाहिए जिससे आप बोल बतिया सको, सब चीज़ कर सको। तो घर पे आप फ़ोन भी करते हो, उसमें भी जो है डेली कोई ना कोई जो है कि दिमाग में प्रेशर रहेगा ही रहेगा। एक चीज़ और होती है कि अक्सर शहर में लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, तो उनके साथ एक चीज़ और होती है कि भैया हमें जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, उसमें भी जो समय किल होता है उनका। तो फिर खाना बनाने में 2 से 3 घंटे, टिफिन लगा लिए तो उसमें वो कैसा खाना बना के दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य खराब। तो जो गांव के बच्चे होते हैं, अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए तो यहाँ पे तो खर्चा नहीं है उसका, 500-1000 रुपये फीस मंथली चलती है। यही तो होता है, 6 महीने 8 महीने आप जो है कि क्या है आके वहाँ पे पढ़ाई कर लो अच्छे तरीके से, अच्छे गाइडेंस मिलती है, बाकी घर आके आराम से घर पे पढ़ाई कर लो। बहुत बहुत से काम आपके मम्मी पापा कर देते हैं, भाई बहन कर देते हैं,
बहुत करेंगे आप उसमें खाने बनाने में कंट्रीब्यूशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो है खेतों में, तो जो वहां पे घूमने टहलने में आप काम मतलब समय वो करते हो यहाँ पे, तो चीजें इजी हैं शहर की अपेक्षा गांव में। लेकिन गांव में क्या है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इस चीज का अभाव। हर कोई जो है अपने सारे विकल्पों को कहाँ पे खोज रहा है, शहरों में। उससे अगर थोड़ा सा हटके हम यहाँ पे गांव में देखते हैं, अभी यहाँ पे किताब खरीदने जाओ तो जल्दी नहीं मिलती है, कंपटीशन। मैगजीन यहाँ नहीं मिलती है, बच्चों को मैगजीन पढ़ने की आदत ही नहीं है। अब तो कोचिंग वालों ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रखा है सब कि उन्हीं की मैगजीन पढ़ो, उन्हीं का मटेरियल पढ़ो, उन्हीं का सब कुछ पढ़ो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। बहुत बड़ा जो है कि जाल है सब। खैर छोड़ो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? इस समय क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। पॉलिटी में हम जो है इस समय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। उसको अभी छोड़ दीजिए, जो डीपीएसपी है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताओं में पहली विशेषता हमने क्या बताई थी कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका संविधान है? भारत का संविधान है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान कितना है? अमेरिका का संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में? 395 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं? उस समय 22 भाग थे, अब जो है 25 हो गए हैं। तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन गणना की दृष्टि से देखोगे तो 470। और उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान समय में कितनी है? 12। ठीक है, यही तो है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान। और वहीं पे अमेरिका का संविधान अगर आप देखोगे तो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कितने अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में? 7 अनुच्छेद, केवल 7। मात्र आधे घंटे में अमेरिका का संविधान पढ़ के निकल जाए, यही तो है। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता क्या आती है हमारी? लिखित संविधान है। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान 2 तरह का होगा, या तो लिखित होगा या अलिखित होगा। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित। वहीं पे अमेरिका के संविधान को अगर आप देखोगे तो वो कैसा है? वह भी लिखित है, अमेरिका का संविधान, अमेरिका का। और ब्रिटेन के संविधान को अगर आप देखोगे तो अलिखित संविधान, यानी वो लिखा हुआ नहीं है बल्कि परंपराओं के आधार पर। जैसे मैंने आपके घर का उदाहरण दिया था, आपके घर में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, नियम कायदा कानून, वो क्या कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। वो क्या है? परंपराओं के आधार पे। आपके दादाजी वैसी चीजें मानते थे तो आपके पिताजी वैसी चीजें मानने लगे, आपके पिताजी की फैमिली। फिर आपके जो है कि जो घर में है वो लोग जो है कि इस चीज को मानेंगे, यानी क्या है? परंपराएं चल रही। इसी तरह से ब्रिटेन में परंपराएं चली, और परंपराओं के आधार पे वहां के राजा ने, ब्रिटेन के राजा ने क्या किया था? अपने सारे अधिकारों को किसको सौंप दिया था? संसद को सौंपा था कि नहीं सौंपा था? कौन सी क्रांति हुई थी? 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी। फिर इसी तरह से मैंने आपको बताया था अमेरिका में भी एक क्रांति हुई थी 1776 में। बताया था कि नहीं बताया था? शायद नहीं बताया। ठीक है, अमेरिका में भी एक क्रांति हुई थी 1776 ईस्वी। फिर रशिया में एक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो ये क्रांतियां भी आपसे पूछता है। 1688 रक्तहीन क्रांति कहां पर? ब्रिटेन में। 1776 अमेरिका की क्रांति, 1917 रशिया की क्रांति, 1789 कहां की क्रांति? फ्रांस की क्रांति। पूछता है ये चीज, लिख लो अगर लिखना है।
चलिए आगे बढ़िए। आज 26 जनवरी है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज ही दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ। और ये जो हमें आज़ादी मिली है या जो हमारा संविधान बना है, ये मतलब मामूली तरीके से नहीं बना, इसके पीछे जो है बहुत जो है संघर्ष करना पड़ा। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था सुभाष चंद्र बोस के विषय में। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज की जो है कि कमान अपने हाथ में संभाली, मोहन सिंह भाखड़ा ने जो है इसका जो है कि गठन किया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसकी जासूसी करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि बहुत से जासूस रखे थे, बहुत से जासूस रखे थे कि कैसे जो है कि आज़ाद हिंद फौज की कमजोरियों को पकड़ा जाए, या क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को जो है कि पकड़ा जाए। ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से भेष बदल के भागे थे और यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इटली, रसिया, जर्मनी जो है पहुँचे। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे आए, क्या बोलते हैं ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, फिर जापान गए, जापान के प्रधानमंत्री तोजो से मिलते हैं। तो जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें एक जो है कि महिला थी नीरा आर्या, क्या नाम था उनका, नीरा आर्या, बहुत ही संपन्न परिवार की थी, बहुत ही संपन्न परिवार की, यूपी की ही रहने वाली थी। अब ये जब उन्होंने एक जो है कि महिला रेजिमेंट भी बनाया था, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जो है कि झांसी रेजिमेंट बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसकी कमान महिलाओं लक्ष्मी सहगल के हाथ में थी। तो नीरा आर्या जो थी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से क्या है, अंग्रेजों की जासूसी करती थी। सुभाष चंद्र बोस की तरफ से किसकी जासूसी, अंग्रेजों की। और जो नीरा आर्या के पति थे, वो अंग्रेजों की तरफ से किसकी जासूसी करते थे, सुभाष चंद्र बोस की। समझ रहे ना, मतलब पति पत्नी दोनों। और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने नीरा आर्या के पति को कह दिया कि ऐसा है, तुम आज़ाद हिंद फौज की जासूसी तो कर ही रहे हो, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस दिखे तुम गोली मार देना। और संजोग देखो, इनके पति ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस पे गोली चला दी, बच गए सुभाष चंद्र बोस। बाद में नीरा आर्या ने ही क्या किया, अपने पति की हत्या की। ये थी वीरांगना कि मतलब देश के खिलाफ जो जाएगा हम उसको नहीं। और बाद में अंग्रेजों ने जो है नीरा आर्या को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है बहुत यातनाएं दी, बहुत यातनाएं, जेल में बंद किया गया। जेल में बंद करने के बाद इनको क्या हुआ कि इनसे पूछा गया कि भाई सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तुम बताओ। तो पहले तो इन्होंने कहा कि भैया सुभाष चंद्र बोस जो है हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए। बाद में इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस तो मेरे दिल में ही रहते थे। तो जो जेलर था एकदम जो है कि खिन्ना गया। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैं आपको बताता हूं अंग्रेजों की क्रूरता क्या होती है। उनके स्तनों को एक स्तन ही पूरा नोच लिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी वो अपनी चीजों पे अड़िग रही और जो है कि क्या किया, सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। ये थी देशभक्ति उनकी। और बाद में जो काले अंग्रेज आए, उन्होंने भी उनका सम्मान नहीं किया, कोई जो है कि वो नहीं किया। और 1998 में हैदराबाद में उनकी मृत्यु हुई। और वो मतलब कि जब देश आज़ाद हो गया तो फूल बेचने का काम करते। तो हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को क्या किया गया है, वो सम्मान नहीं मिला है। बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको वो सम्मान नहीं मिला है। अब ये समझ लो कि आपके नाखूनों को उखाड़ दिया जाए, आपके उंगलियों को काट दिया जाए, सजाए काला पानी, समझ रहे हो ना। जब आप लोग जो है कि अंग्रेजों की क्रूरता को पढ़ोगे और मतलब समझोगे तो आपकी रूह हिल जाए। आसान नहीं थी आजादी, आपको ही आपके खिलाफ लड़वा दे तो बड़ा संघर्ष करना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और वो ऐसा डेडिकेशन चाहिए। तो दूसरी विशेषता क्या है, लिखित संविधान है हमारा। तीसरी विशेषता क्या है, क्या है तीसरी विशेषता बताइए, सॉरी तेज बोलिए। तीसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की, नहीं समझ।
उद्देशिका की विशेष शब्दावली। उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रेम्बल्स, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेष शब्दावली दी हुई है। अगर उद्देशिका को आप पढ़ोगे तो इसीलिए उद्देशिका में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि उद्देशिका वास्तव में जो है संविधान की आत्मा क्यों है। नहीं कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब ये जो शब्दावली है ये विशेष तरह की है। और यही शब्दावलियां क्या बताती हैं कि वास्तव में उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान की आत्मा। हमारे संविधान की आत्मा कौन है? उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल्स, ठीक है। तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। दो तरह की शासन प्रणाली होती है, एक होता है अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि जो मुखिया होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाएगा और सब कुछ जो है कि राष्ट्रपति ही करता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जो बोल देता है वही जो है सब कुछ माना जाता है। वहां पे कैसी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक। और वहीं पे भारत में जो व्यवस्था है और इंग्लैंड में जो व्यवस्था है कौन करता है? संसद। कौन है? संसद। यहाँ पे संसद सर्वोपरि है और वहां पे अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति सर्वोपरि। कहां पर? अमेरिका में। और भारत में संसद सर्वोपरि है, यानी संसद में जिसको बहुमत मिला हुआ है, जिसका मंत्रिपरिषद होगा, वही जो है कि भारत में जो है कि काम कर पाएगा, यानी संसद के माध्यम से काम करना होगा भारत में। और अमेरिका में किसके माध्यम से? राष्ट्रपति। एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, 4 साल के लिए वहां पे। इस समय ट्रम्प साहब है, देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है कि तहलका मचाए हुए हैं, मतलब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठा लिए हैं और कह रहे हैं कि भैया हम WHO में रहेंगे ही नहीं, WHO से बाहर हो गए। अब आप लोग जो है WHO के बारे में पढ़ना होगा आप लोगों को कि WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो काम भी लिख लो WHO। अभी ये जो है कि उससे बाहर हुए हैं। फिर इन्होंने जो है एक संगठन बनाया है, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नया संगठन। तो इस तरह से करके क्या है कि हमेशा विश्व में कुछ ना कुछ जो है चेंजेज होता रहता है और कोई ना कोई देश क्या रहेगा, हमेशा चर्चा में रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मोजाम्बिक की जो एक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है कि नहीं दिया गया? 2025। अभी आज 26 जनवरी है। बहुत से लोगों को आज जो है क्या किया गया होगा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन अवार्डों से नवाजा गया और कुछ समय के बाद वो अवार्ड इनको मिलते हैं। तो इस पे आप लोग नजर रखिएगा कि किसको कौन कौन से अवार्ड जो है मिले हैं। ढेर सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन आपको जो है कि अगर भारत रत्न किसी को दिया गया होगा तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, पद्म विभूषण के बारे में पूछा जाएगा। कुछ लोगों को सरसरी निगाह से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये पद्मश्री है, पद्म विभूषण है। तो अखबारों का बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में, अखबार का बहुत बड़ा रोल होता है। और मेरा तो मानना है कि चलो 7 रुपये का आता है अखबार, हर बच्चे को खरीदना चाहिए, क्योंकि जो है कि 210 रुपये का अगर महीने में खर्च कर रहा है और 4-6 महीने, 10 महीने, 20 महीने में वो खर्च कर दिया तो उसका जो है सिलेक्शन हो जाता है। इसके माध्यम से सौदा बुरा नहीं, अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। एक तो शब्दों से परिचित हो गए तो इस दुनिया में जो घटनाएं घट रही है वो हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बुरा सौदा नहीं है, 7 रुपये 8 रुपये खर्च कर लेना चाहिए, इतना मेरा मानना है, ठीक है। ये हो गई संसदीय शासन प्रणाली। और क्या है? और विशेषता क्या है? बस इतना ही हुआ था। अगली विशेषता है मूल अधिकार। मूल अधिकार
भारत का जो संविधान है उसका जो भाग 3 है उसमें क्या है, मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और वहीं पे डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व जो राज्य को जो है निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, एक बताता है रास्ता कि आपको इस रास्ते पे चलना है। डीपीएसपी तो यही काम करता है। मूल अधिकार क्या है? राज्य के खिलाफ है, यानी नकारात्मक चीजें, और डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक है, यानी राज्य के साथ राज्य को जो है एक दिशा दे रहा है डीपीएसपी। तो मूल अधिकार क्या है? हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वहीं पे अगली विशेषता है डीपीएसपी, यानी नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व ये कैसा है? ये सकारात्मक होता है। ये कहां के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान। यही छोटी छोटी चीजें पूछता है आप लोगों के एग्जाम, और इसी को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से लेके चलोगे तो क्या है, पीसीएस के एग्जाम में पूछेगा, आईएएस के एग्जाम में पूछेगा। उसमें सर लिखित होता है जैसे किसमें? उसमें जो पीसीएस में जो प्री होता है, यूपीएससी में जो प्री होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और जो मेंस होता है वो लिखित होता है। सीसेट होता है तो वो क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं प्री में। होगा आपका प्री में 2 पेपर होगा, एक जीएस फर्स्ट होगा और जीएस सेकेंड होगा। तो जो जीएस फर्स्ट होता है उसमें जो है आपकी जीएस की चीजें पूछी जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कल्चर, आपका जो है करंट अफेयर्स इत्यादि की चीजें पूछी जाती है। तो जीएस फर्स्ट में ये होता है। जीएस सेकेंड में आपका जो है एप्टीट्यूड वाला होता है, उसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ रीजनिंग के रहेंगे, कुछ जो है डिसीजन मेकिंग के रहेंगे, पैराग्राफ से संबंधित रहते हैं। ये होता है जीएस सेकेंड का, ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाई कर ले जाओगे तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, मेंस देने का मौका। और मेंस जो होता है वो क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। इसको जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे तो इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू। और ये जो मेंस होता है और इंटरव्यू, इन दोनों का नंबर जुड़ता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, बस क्वालिफाई है। यानी भीड़ को छांटने के लिए ये व्यवस्था बनाई। जैसे क्या है, यूपीएससी का फॉर्म आता है, पीसीएस का फॉर्म आता है, तो लाखों बच्चे जो है कि फॉर्म भरते हैं और सीटें होती हैं लगभग 1000। यूपीएससी में 1000 होगी, पीसीएस में जो है 300, 400, 500 सीटें होती हैं। तो 1000 सीट है, 11 लाख 12 लाख फॉर्म पड़ते हैं यूपीएससी। तो इस 11 लाख 12 लाख बच्चों को तो मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनको छांटने के लिए जो 11 लाख 12 लाख, ये प्री की व्यवस्था की गई है कि जो इसको छांट लेगा उसी को जो है मेंस देने का मौका मिलेगा। तो कितने गुना जो है क्वालिफाई कराया जाता है? यूपीएससी में 12 गुना क्वालिफाई, यानी 11 लाख 12 लाख बच्चे बैठेंगे, मतलब फॉर्म भरते हैं, हालांकि परीक्षा कम ही देते हैं, 3 लाख 4 लाख के आसपास ही देते हैं वर्तमान समय में, अब तो और भी कम होंगे। तो इस मतलब 3-4 लाख में आपको जो है केवल 12,000 बच्चों को जो है कि सेलेक्ट किया जाएगा, यानी ऊपर से जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 12,000 बच्चे ही मेंस देंगे। और उन 12,000 में से 2,500 बच्चे, यानी 2.5 गुना, 2,500 बच्चे ही क्या करेंगे? इंटरव्यू देंगे। और उन 2,500 में से 1,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब देखने में तो बहुत टफ लग रहा है चीजें, देखने में तो भैया जो है कि 11 लाख 12 लाख बच्चों से एक्चुअली होता क्या है, मैक्सिमम भीड़। कुछ लोग तो बस इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि मैंने भी आईएएस का फॉर्म भरा, ठीक है। जैसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कि एक निश्चित संख्या जो है नहीं थी, तो बहुत से लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लेते कि भाई मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। बाद में ऐसा व्यवस्था किया गया, नहीं भैया 50 प्रस्तावक होने चाहिए तभी आप जो है कि चुनाव लड़ पाओगे। तो अब 50 लोग को पहले ढूंढ के लाओ जो सांसद है, विधायक है, तब तो जो है कि वो लोग जो है कि वो करेंगे, तब आप जो है क्या करोगे? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे। तो भीड़ को कम करने के लिए व्यवस्था की गई है कि जो प्री है
11-12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो बहुत से लोग इसलिए फॉर्म भर देते हैं कि मैंने भी यूपीएससी का फॉर्म भरा है, और उसमें से देने कितने जाएंगे, लगभग 3 से 4 लाख, और उसमें से सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे ये भी है आपको। 3 से 4 लाख बच्चे तो बस भरते हैं, बहुत से लोग बस तुक्के में चले जाते हैं कि भाई जो एग्जाम जो है कि दे लेते हैं, बहुत से लोग इसी तुक्के में ही जाते हैं। असली लड़ाई आपके जानते हैं मात्र जो है 50,000 60,000 बच्चों में, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, वो कोचिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपना, लास्ट के 1 महीने जो है कि आएगा फॉर्म आएगा तो जो है कि लास्ट के 1 महीने पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर्म जब आएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, उसके पहले साल भर प्लानिंग ही करते रहते हैं कि मुझे एग्जाम देना है, और चाय की दुकान पर बैठ के क्या है सुट्टा और जो है चाय चलती है, सुट्टा का मतलब सिगरेट, ठीक है ना, सुट्टा और चाय चलती है, गप्पे लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री गिराए जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, पूरे मतलब कि विश्व की अर्थव्यवस्था संभाली जाती है, विश्व की अर्थव्यवस्था बिगाड़ी जाती है, पूरे देश में मतलब घर घर में जाके राजनीति जो है कि घुसाई जाती है, ठीक है ना। कोई नेता उनका फेवरेट होगा तो वो जो है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नेता फेवरेट नहीं होगा तो उसको गाली दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज होता है कि मजाक में भी जो है क्या होता है, राजनीति और सारी चीजों की ही बात होती है, ये मतलब अच्छा चीज होता है। तो साल भर इसी सब चीजों में जाता है, फिर लास्ट के 1 महीने जब के यार मुझे जो है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है, मुझे क्या करना है यूपीएससी का एग्जाम देना है, मैं सीरियस हो जाऊंगा, तो यानी दोस्ती बंद 1 महीने के लिए, दूसरे के रूम पे खाना पीना बंद, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा, पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई जब करने जाएंगे तो क्या पढ़ें, इतिहास पढ़ें कि भूगोल पढ़ें कि राजनीति मतलब वो पॉलिटी पढ़ें कि करंट अफेयर्स पढ़ें। अब डब्बा गोल दिमाग नाचने लगता है, तो अब जो है क्या करेंगे, यार सर दर्द कर रहा है, चाय पीने चलो, फिर से चाय की दुकानों पे, ठीक है ना। महीना कब बीत जाता है और एग्जाम आ जाता है। अब एग्जाम हॉल में जब पहुंचेंगे तो पेपर देख के चकरा आ जाएंगे, देखते ही बहुत से लोग उल्टी कर देते हैं, एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है। और जबकि जो पढ़ के जाता है यूपीएससी की तैयारी में मानता हूँ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी। सबसे अच्छी बात तो उसने पूरा सिलेबस आपको बता रखा, और पूरे सिलेबस को अगर आप जो है 12 से 15 महीने अच्छे से पढ़ लिए तो वो आपका हो जाएगा। सब चीज जो है कि उसके अपने फिक्स चीजों से आता है, करेंट अफेयर्स आपका जो है द हिंदू से आता है, जितना भी है। आपने एनसीईआरटी की जो है किताबें पढ़ी है 6 से 12 तक गंभीरतापूर्वक। एनसीईआरटी रिसर्च बुक होती है, एक एक लाइनों में जो है कई लाइनें उसमें से निकलती है, तो बहुत सीरियस होकर आप पढ़े हो तो 40 से 50 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते हैं, और उसी को करंट अफेयर्स से जोड़ दिए तो 60-70 क्वेश्चन आपका हो जाता है। और जो प्री होता है 50-51 क्वेश्चन जो है करने में सबकी हालत खराब हो जाती है, इतनी तो मेरिट बन जाती है। 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, 50, 51, 52, यही अब सोच लो 50%, और यही 50% करने में बहुत से लोग उल्टी कर देते हैं। समझ रहे हो ना। और जबकि बहुत आसान है जी, बहुत ही आसान है। सरकारी किताबें आपको पढ़नी है, उस तरह से आपको सोचना है। भाई एक चपरासी की तरह सोच के आप आईएएस नहीं बन सकते, एक आईएएस की तरह सोच के आप आईएएस बन सकते। अगर कोई ये सोचता है कि मैं चपरासी की तरह सोच के मैं आईएएस बन जाऊं तो कभी नहीं हो पाएगा। चपरासी की तरह सोच के आप चपरासी का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आप बताओ, चीजें इजी है, बहुत ही इजी है, बस क्या है उस तरह से उस रास्ते पे नहीं बढ़ रहे, हम हर चीजों पे उस तरह से नजर नहीं रखते। आपके आसपास सारी चीजें घूमती है, सब चीज। अभी कल जो है कि प्रधानमंत्री का जो है कि रेडियो पे कार्यक्रम था मन की बात, उसमें उन्होंने क्या किया है, आपके जिले के डीएम को सम्मानित किया, नाम दिया है।
अब आप जो है इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछ दिया कि आपके जिले के डीएम ने कुछ काम किया था, भाई प्रधानमंत्री ने उनका नाम दिया है। अब आप कभी पढ़े, ये सब तो अखबारों में आता है, न्यूज़पेपर में रहता है या जो उस पर रहता है। रविंद्र कुमार जी, अभी कल की ही बात है, कल संडे था, ठीक है ना, मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, तो वो तमसा नदी पे जो है कि उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा, तमसा नदी के पुनरुद्धार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 89 गाँव से निकलती है, 89 किलोमीटर है, पता नहीं कितने गाँव से निकलती है, उसके लिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अभी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सम्मानित किया और उन्होंने नाम दिया प्रधानमंत्री जी, यानी आजमगढ़ को फोकस में किया हुआ है उन्होंने। तो अब आपको आजमगढ़ के बारे में जानना होगा, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री किसी जिले का नाम दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो है फोकस राजनीति को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर, कल्चरल चीजों, जैसे अभी हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का वो किया गया है उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वहाँ पे संगीत महाविद्यालय बना है। तो आजमगढ़ में फोकस करने का मतलब क्या है, यहाँ की राजनीति में फोकस करना, यहाँ की जनता का जो है ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, तो वो आप लोगों के लिए चर्चा का विषय है। अब वही सब चीजें मिलेंगी कहाँ, वैसा दृष्टिकोण अपनाना होगा तब तो पता चलेगा। आप इंटरव्यू देने गए, आपको अपने जिले के बारे में पता ही नहीं है क्या चल रहा है आपके जिले में, तो नंबर पाओगे नहीं पाओगे। आप मेंस लिखने जा रहे हो, इंटरव्यू आप प्री देने जा रहे हो, आपको देश दुनिया के बारे में पता ही नहीं क्या हो रहा है, समझ रहे ना, कौन सी संस्था बन रही है, कौन सी संस्था बिगड़ रही है, कौन जो है किस वजह से चर्चा में है। अभी ईरान पे जो है कि अमेरिका हमला करने की बार बार बात करता है, क्यों कर रहा है। अब ईरान की राजनीति को समझना होगा, इजराइल की राजनीति को समझना होगा कि वहाँ पे ऐसी क्या कंडीशन है कि अमेरिका वहाँ पे हमला करने की बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तो कैसे जो है कि आप IAS का एग्जाम क्रैक कर सकते। आपको मजाक में भी, अगर आप मजाक भी कर रहे हो तो आपको मजाक में भी वो ऐसी चीजें लानी होगी। आप सामान्य से जो है कि ज्योग्राफी नहीं जानते हो, सामान्य से जो है भूगोल में वो क्या बोलते हैं बायोलॉजी नहीं जानते हो, सामान्य सा भूगोल इतिहास नहीं अपना जानते हो, आपको सामान्य के बनाने की, इसीलिए तो सामान्य अध्ययन रखा गया। आपको वो नहीं कहते हैं कि आप विशेषज्ञ बनो, क्या बनो, सामान्य बनो, यानी आपको इतिहास की भी थोड़ी कोई जानकारी होनी चाहिए, आपको ज्योग्राफी की जानकारी होनी चाहिए, आपको पॉलिटी की जानकारी होनी चाहिए, आपको इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए, आपको साइंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी हर चीजों की जानकारी होगी, आपका एग्जाम बहुत ही इजी है, लेकिन हमें वैसा नजरिया अपनाना, और जिसने वैसा नजरिया अपनाया हो जाए। तो हमारे संविधान की मूल विशेषता क्या है, मूल अधिकार भी है और DPSP भी है। DPSP किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के, आयरलैंड के संविधान, ठीक है।